बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी कातनहारी थी जो रुई ऊन सनई आदि को काट कर सूत बनाया करती थी और उसी से अपना गुजारा भी करती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। वे भी सूत काटने का ही काम करती थीं। कताई करने से उनका किसी तरह गुजारा तो हो जाता था, लेकिन बचत एक कौड़ी की भी नहीं हो पाती थी। अचानक बूढ़ी माँ बीमार पड़ी। इलाज के पैसे तो थे नहीं। 3 दिन के तेज बुखार से बेचारी को मौत सामने दिखाई पड़ने लगी। उसने अपनी उदास दुखी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, इस दुनिया में कोई हमेशा तो नहीं रहता। मैं एक लंबी जिंदगी जी चुकी हूँ और अब मेरा अंत समय आ गया है। लेकिन मेरा दिल इसलिए फट रहा है कि तुम्हें इस गरीबी में छोड़े जा रही हूँ। तसल्ली यह भी है कि तुम तीनों कताई का काम जानती हो और अपना गुजारा कर लोगी। मैं ऊपर जाकर ऊपर वाले से विनती करूँगी कि वह तुम तीनों पर अपनी कृपा करें। मेरे पास और कोई धन संपत्ति तो है नहीं, बस कती हुई सनई के 3 गोले हैं। वही पूंजी तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। इसके कुछ ही समय के बाद बूढ़ी माँ ने आखिरी सांस ले ली। कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा त्यौहार आने वाला था। बहनें आपस में बातें करने लगीं। आने वाला इतवार त्यौहार का है। हमारे पास त्यौहार का खाना खाने लायक कुछ भी नहीं है। लगता है कि यह त्यौहार तो फीका ही चला जाएगा। माया जो सबसे बड़ी थी उसने सुझाया, मैं अपने हिस्से का माँ का दिया हुआ सनई के सूत का गोला बेच दूंगी। मिले हुए पैसों से हम त्योहार मना लेंगे। अगले दिन माया अपने हिस्से की सनई के सूत का गोला लेकर बाजार पहुंची। सूत बहुत अच्छा था, दाम भी अच्छे मिले। उसने कुछ खाने और दूध की एक बोतल खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। अभी वह बाजार से निकली ही थी कि पीछे से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। खाने का थैला उसके हाथ से खींचा और दूध की बोतल गिराकर तोड़ दी और थैला लेकर भाग गया। माया बेचारी इस अचानक हुए हमले से अधमरी सी हो गई। किसी तरह हाँफते हाँफते घर आकर उसने यह किस्सा अपनी छोटी बहनों को सुनाया। तीनों बहनों को घर में बासी बचा खाना खाकर ही काम चलाना पड़ा। अगले दिन मझली वाली बहन ने कहा, आज मैं बाजार जाकर अपने हिस्से का सूत का गोला बेचकर आती हूँ। देखना है कि आज वह कुत्ता मुझे भी सताने आएगा या नहीं। वह बाजार गई, सूत का गोला बेचा और खाने का सामान और दूध की एक बोतल खरीदी। वह माया से अलग दूसरे रास्ते से घर की ओर लौटने लगी। लेकिन यह क्या, एक कुत्ता फिर आया, खाने का थैला छीनकर दूध की बोतल गिराकर भागने लगा। रत्ना माया से अधिक साहसी थी। वह कुछ दूर तक कुत्ते के पीछे दौड़ी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुत्ता इतनी तेजी से भागा कि वह थक कर बैठ गई। घर आकर उसने सारा ब्यौरा दोनों बहनों को सुनाया। आज दूसरे दिन भी तीनों बहनों को बचा कुचा चूनी चोकर खाकर ही काम चलाना पड़ा। अब सबसे छोटी बहन नैना की बारी थी। कल बाजार जाकर सूत बेचने की मेरी बारी है। देखना यह है कि क्या मेरे साथ भी वही होता है जो तुम दोनों के साथ हुआ। अगली सुबह वह बहुत जल्दी ही बाजार के लिए चली गई। उसने अपनी कती हुई सन का गोला बाजार में बेचा और मिले हुए धन से रसोई का बहुत सारा सामान खरीद लिया और एकदम नए रास्ते से घर की ओर चल पड़ी। अभी वह आराम से आगे बढ़ी रही थी, तभी न जाने कहाँ से शायद वही कुत्ता आया, सामान के थैले पर झपटा और उसे लेकर भाग चला। नैना भी उस पर झपटी और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार कुत्ता एक महल के भीतर जाकर गायब हो गया और नैना भी उसका पीछा करती महल के भीतर तक पहुंच गई। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी, कोई यहाँ दिखाई दे तो मैं उसे बताऊं कि उनका यह कुत्ता 3 दिन से हमारा खाना लेकर भाग रहा है। उन्हें इसका हर्जाना देना ही होगा। वह कुछ देर इधर उधर तलाश करने लगी कि कहीं कोई मिल जाए। इसी चक्कर में वह रसोई में जा पहुंची। वहाँ चूल्हे पर भोजन पक रहा था। एक तंदूर में आलू भून रहे थे और एक पतीले में खुशबूदार खीर और तीसरे बर्तन में अभी कुछ देर पहले खरीदा गया दाल उबल रही थी। अभी उसने एक अलमारी खोलकर देखी, उसमें तो 3 रोटियों की ढेरियां भी दिख गईं। वह हैरान सी होकर महल में घूमने लगी। उसे चिड़िया का भूत तक दिखाई न दिया।
हाँ, 3 लोगों के बैठने लायक एक खाना खाने की मेज जरूर सजी थी। यह सब देखकर नैना ने सोचा, हो ना हो हमारे ही सामान से हम तीनों बहनों के लिए ही खाना बनाया जा रहा है। अगर मेरी दोनों बहनें भी यहाँ होती तुरंत खाना खाने के लिए बैठ जाती। तभी उसने सड़क पर जाती हुई एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। खिड़की से झांककर देखा तो वह गाड़ी वान को पहचान गई। अब नैना ने गाड़ी वान को आवाज़ देकर रोका और उससे कहा कि वह उसकी बहनों को इस जगह भेज दे। वह यहाँ एक दावत में उनका इंतज़ार कर रही है। कुछ देर के बाद जब उसकी दोनों बहनें आ गईं, तब नैना ने उन्हें सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार सुनाया। फिर बोली, चलो हम तीनों खाना खाते हैं। अगर घर वाले आ गए तो हम उन्हें बता देंगे कि यह सारा भोजन तो हमारी ही सामग्री से पकाया गया है और इसीलिए हम तीनों खा रहे हैं। दोनों बड़ी बहनें माया और रत्ना पहले तो झिझकी, क्योंकि वे नैना जितनी हिम्मती और बहादुर नहीं थीं। लेकिन वह दोनों भी अब तक भूख से व्याकुल हो चुकी थीं, इसलिए खाना खाने के लिए बैठ गईं। जब अंधेरा छाने लगा तब उन्होंने देखा कि खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और घर के चिराग भी जल उठे। अभी वे इस बात पर आश्चर्य कर ही रही थीं कि उनके सामने भोजन से सजी थालियां आ गईं। राजसी भोजन देखकर नैना बहादुरी से बोल उठी, जो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं, भोजन कराने वालों का आभार मानते हैं। और बहनों, अब हम खाना खाते हैं। इतना कहकर उसने एक थाली अपनी ओर खिसकाई और खाना खाना शुरू कर दिया। दोनों बड़ी बहनें डर से अधमरी हो रही थीं। उनसे खाना निकला ही नहीं जा रहा था। बस वे तो चारों ओर निगाहें दौड़ा रही थी कि कहीं से कोई भूत या डायन न निकल आए। लेकिन नैना आनंद से खाना खा रही थी। उसने अपनी बहनों को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर कोई हमें खाना ना खाने देना चाहता तो खाना बनता ही क्यों, और इस मेज पर सजाया ही क्यों जाता, और भला चिराग भी क्यों जलते। यहाँ और तो कोई है ही नहीं। जब पेट भर खाना खा लिया तो उन्हें तीनों को नींद आने लगी। नैना पूरे घर में तब तक घूमती रही जब तक उसे ऊपर के एक सोने के कमरे में लगे बिस्तर दिखाई नहीं पड़े। वहाँ साफ सुथरे 3 बिस्तर देखकर नैना बोली, बहनों चलो अब सो जाते हैं। दोनों बड़ी बहनें भयभीत स्वर में बोली, नहीं, हम घर जाएंगे, हमें यहाँ डर लग रहा है। डरपोक कहेंगी, यहाँ कितना तो मज़ा आ रहा है और तुम वापस वहीं झोपड़ी में जाना चाहती हो। मैं तो सोने जा रही हूँ, जैसे जाना हो जाए, नैना ने कहा। जैसे ही नैना सोने की तैयारी करने लगी कि सीढ़ियों के नीचे से आती आवाज़ उसे सुनाई दी, नैना आओ, मुझे राह दिखाओ, मेरा पार लगाओ। दोनों बहनें सकते में आ गईं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। नैना तू कहीं मत जाना, मैं तो जाऊंगी। नैना ने एक चिराग अपने हाथ में उठाया और सीढ़ियों से नीचे आ गई। अब उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया जहाँ एक रानी जैसी लगने वाली स्त्री जंजीरों में जकड़ी हुई पड़ी थी। उसके मुंह नाक कान से लपटें निकल रही थीं। सुनो नैना, उस स्त्री ने आग के लपटों के बीच से कहा, क्या तुम खजाना पाना चाहती हो। हाँ, नैना झट से बोल उठी। तब तुम्हारी बहनों को भी इस काम में तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। मैं उनसे मदद जरूर लूँगी, नैना ने कहा। तुम्हें कई खतरनाक काम भी करने पड़ेंगे, और अगर ऐसा करते समय तुम तनिक भी डर गई तो तुम तीनों की मौत पक्की है, स्त्री ने कहा। मैं समझ गई, मैं उन्हें किसी तरह मना लूँगी, नैना विश्वास भरे स्वर में बोली। तब ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वह उधर 3 बक्से एक कतार में देख रही हो ना, उसमें राजसी कपड़े और गहने भरे हुए हैं। मैं किसी समय चंद्रनगर की रानी थी। ये सब मेरी ही चीज़ें हैं। मैं इस नगर के युवा राजा से प्रेम कर बैठी और उसके प्रेम में पागल हो गई, लेकिन वो तो बहुत दुष्ट और धोखेबाज निकला। उसी के कारण आज मैं नर्क की ज्वाला में जल रही हूँ। मुझे इस आग में झोंक कर अब वह दूसरी स्त्री से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे अपने साथ ही नर्क की आग में जलते देखना चाहती हूँ। उसे भी अपने कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए, तभी सच्चा न्याय होगा। कल तुम मेरे बक्सों से निकाल कर गहने कपड़े पहनना, राज से श्रृंगार करना, फिर एक गीतों की किताब लेकर छत पर चली जाना और वहाँ किताब को पढ़ना। दिन में कभी ना कभी तो वह दिलफेंक आशिक उधर से निकलेगा ही, और तुम्हारे जैसी सुंदर युवती को देखकर तुमसे मिलना भी चाहेगा।
तुम हामी भर कर उसे भीतर बुला लेना। उसके साथ बैठकर शरबत पीने का प्रस्ताव रखना, वह इसे भी जरूर मान लेगा। शरबत पीते समय तुम चुपके से उसके प्याले में जहर मिला देना, जो तुम्हें गहनों की बक्सों में रखी डिबिया से मिल जाएगा। जहर इतना तेज है कि कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम उसका मुर्दा शरीर यहाँ ले आना, वह बड़ा बक्सा खोलना और उसमें उसका शरीर बंद कर देना। फिर बक्से के 4 कोनों पर 4 मोमबत्तियाँ जला देना। मैं बहुत धनवादानी थी, इस महल में बहुत धन है, उन सब पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तुम जितना चाहो उतना धन ले सकती हो, सब तुम्हारा होगा। इतना सब कुछ कहकर वह स्त्री उस बड़े बक्से में गायब हो गई। नैना ऊपर गई और माया और रत्ना को सारी कहानी सुनाई और बोली, तुम दोनों कसम खाओ कि मेरी मदद अवश्य करोगी। अगर नहीं की तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम दोनों को ईश्वर की शपथ है। भयभीत होते हुए भी दोनों बहनों ने कांपते कांपते मन से नैना की बात मान ली। अगले दिन नैना ने सुबह ही बक्से खोले। उसमें से गहने, कपड़े, श्रृंगार का सामान और जहर की डिबिया सब कुछ निकाल लिया। तीनों बहनों ने सुंदर कपड़े पहने और श्रृंगार भी किया। जरा सा दिन चढ़ते ही नैना एक किताब लेकर छत पर जा बैठी। थोड़े ही समय के बाद घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक सजीला घुड़सवार राह पर जा रहा था। नैना पर नजर पड़ी तो वह उसे देखकर रुक गया। नैना ने भी किताब से नजरें उठाकर उसे देखा और सर झुका लिया। युवक का साहस बढ़ा। उसने पूछा, सुंदरी, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं, भीतर आ जाइए। नैना ने बेझिझक कह दिया। युवक घोड़े से उतरा और महल में चला आया। आइए साथ साथ शरबत पीते हैं और बातें करते हैं, नैना ने मीठे स्वर में कहा। अब नैना ने चंद्रपुर की रानी के कहे अनुसार जहर बुझे प्याले में उसे शरबत परोस दिया। 2-3 घूंट लेने के बाद ही युवक की मृत्यु हो गई। नैना ने अपनी बहनों को शव नीचे ले चलने के लिए बुलाया। दोनों बहनों ने डर के मारे नैना का साथ देने को इनकार कर दिया, लेकिन नैना ने बहादुरी से कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए वे दोनों नैना का साथ देने लगीं। नैना ने शव का सर बालों से पकड़ा और बहनों ने दोनों टांगें और उसे नीचे ले आईं। बड़े बक्से के पास पटक कर भागने लगीं। नैना ने फिर उन्हें धमकाया, अगर बीच में छोड़कर गईं तो मैं तुम दोनों की अच्छी खबर लूँगी। बहनें समझ गईं कि नैना की बात टालने का क्या फल मिलेगा। बड़ा बक्सा खोला गया। उसमें चंद्रपुर की रानी लपटों के सिंहासन पर बैठी थी। उसने युवक का हाथ पकड़कर शव को अपनी गोदी में रख लिया और कहा, पापी प्रेमी, आओ मेरे साथ। अब मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। रानी के चुप होते ही बक्सा भड़ाक से बंद हो गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। यह सब देखकर दोनों बड़ी बहनें माया और रत्ना बेहोश हो गईं। नैना ने उसके मुंह पर पानी छिड़का और गाल थपथपाकर उन्हें होश में ले आई। तीनों बहनों ने महल में घूम घूम कर बहुत सारा धन इकट्ठा किया और आनंद से उसी महल में रानियों की तरह रहने लगीं। समय आने पर तीनों ने विवाह भी किया। साहसी नैना ने अपनी और अपने साथ अपनी दोनों बहनों की जिंदगी भी संवार दी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।